हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 15 जनवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 15 जनवरी 2026 के बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये वाला चैनल नया है तो इस पर ही आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो मिलती है। चलिए, सबसे पहले कल का रिवीजन करेंगे हम लोग। लास्ट डे हम लोगों ने जो भी चीज़ें पढ़ी थी उसका 1 मिनट में रिवीजन करेंगे क्विकली। फिर आज की तरफ हम लोग बढ़ेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ वाले क्वेश्चन को देखते हुए। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 1 से 31 जनवरी तक मनाया गया। भारतीय सेना ने नागरिक एजेंसियों के साथ साझा शक्ति नाम का एक संयुक्त अभ्यास किया है पुणे में, महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट समिट लखनऊ में आयोजित हुई। अभी कुछ दिन पहले जयपुर राजस्थान में हुई थी। लोहड़ी पर्व मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है और मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया गया पंजाब में। मेघालय हाईकोर्ट की नई और पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, न्यायमूर्ति रेवती मोहती डेरे। और वहीं इटली के प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार कैलिलियर डेल आर्डेन डेला स्टेला डी इटालिया, इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले भारतीय उद्योगपति बने हैं श्रीनिवास डेम्पो। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। 28,000 से ज्यादा रन इनके हो गए हैं। सचिन तेंदुलकर के बाद ये दूसरे नंबर पर है। जेंडर कैटेगरी में संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार जीता है मेजर स्वाति शांता कुमार ने। ये भारतीय हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जीतने वाले सबसे कम उम्र के अभिनेता बन गए ओवन कपूर। और दविंदर सिंह गर्चा जी का निधन हो गया। ये हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। 1980 के गोल्ड विजेता भारतीय टीम के हिस्सा थे। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। इसकी क्विज पीडीएफ आपको एमजेडी ऐप पर दे दी गई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। आप टेलीग्राम से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पर रोजाना रात को 9 बजे पीडीएफ भेजी जाती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। पहला क्वेश्चन, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, आज यानी 15 जनवरी को है भारतीय सेना दिवस। तो सभी को भारतीय सेना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय सेना दिवस भारतीय सेना के अदम्य साहस को याद करते हुए, भारत की सेना द्वारा जो कंट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से हम लोग देश हमारा सुरक्षित रहता है, उनके बलिदान, उनके साहस, इन सबको सम्मान देने के लिए हम लोग ये दिवस घोषित किए हुए हैं। 15 जनवरी का दिन। 15 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन फील्ड मार्शल के एम करियप्पा भारत के पहले कमांडर इन चीफ बने थे। ये बात याद रखना। तो इस अवसर पर जगह जगह दोस्तों प्रदर्शनियां भी हो रही हैं। ऐसे ही एक प्रदर्शनी में ब्रह्मोस और रोबोटिक डॉग्स का प्रदर्शन किया गया जयपुर में। 1000 से ज़्यादा ड्रोन्स भी वहां पर दिखाए गए। वीर गाथाएं उसमें दिखाई गई, शोकेस किया गया। तो 1949 में फील्ड मार्शल के एम करियप्पा भारतीय स्वतंत्र भारतीय कह सकते हैं सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने थे। तो उन्हीं की याद में ये दिवस घोषित किया गया था। इस बार जयपुर में जो ये प्रदर्शनी हुई उसमें नो योर आर्मी 2026 नाम की प्रदर्शनी थी। इसमें भारत ने अपनी तकनीकी क्षमता का भी प्रदर्शन किया। वैसे भारतीय सेना के बारे में मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ, फिर से जान लीजिए। सेवा परमो धर्मा, ये इसका मोटो है, आदर्श वाक्य है। वर्तमान में जो सेना प्रमुख हैं वो हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। और जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, यानी तीनों सेनाओं के प्रमुख, वो हैं जनरल अनिल चौहान। इसके अलावा अगर पूछा जाएगा तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। चलिए अगला, ये प्रमुख दिवस हैं जो अभी तक आए हुए हैं जनवरी महीने में, इनका क्विकली रिवीजन कर लीजिए। जैसे 1 जनवरी को डीआरडीओ दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया। जैसे जैसे डेट्स आगे बढ़ती जाएंगी इसमें एड ऑन होता जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत ने पहली बार किस त्रिपक्षीय समूह ट्राइलेटरल ग्रुप की कूटनीति में भाग लिया? तो भारत ने अभी हाल ही में बीमर ट्रायंगल में भाग लिया है। बीमर ट्रायंगल है क्या, इसको समझिए। बीमर ट्रायंगल जो है ना, ये एक फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड, इनके 3 देशों का एक ग्रुप है और इसमें भारत भी अब शामिल हो गया है। तो बीमर ट्रायंगल, जैसे द्विपक्षीय होता है तो बाइलेटरल कहते हैं, ऐसे 3 पक्षीय था 3 देशों का, तो ट्रायंगल था। ये एक ना यूरोप के अंतर्गत का एक क्षेत्रीय समूह का एक ग्रुप है, समझ लो रीजनल ग्रुप है, जिसमें पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस मिल करके किसी एक बात पर आते हैं, किसी एक पक्ष को लेकर के राजनीति अपना करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, जियो पॉलिटिक्स में। ठीक है, तो ये बीमर ट्रायंगल था। अब यूरोप चाह रहा है अपने संबंधों को आगे बढ़ाना। क्यों चाह रहा है? क्योंकि उधर ग्रीनलैंड उसका खतरे में आ गया है। अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता है और ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का कब्जा है, मैंने आपको बताया है और आपको ट्रेंडिंग वीडियोस में भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता ही हूँ। तो अब ऐसे में यूरोप को अब खतरा आ पड़ा है, क्योंकि पहले तो इससे पहले वो नाटो में रहता था,
तो नाटो अलायंस में अमेरिका भी रहता था तो वो अमेरिका के संरक्षण में रहता था, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन जब अब नाटो का ही एक मेंबर यानी अमेरिका ही धमकियां देने लगा, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है, नाटो में अकेले 80% फंड करता है, तो फिर अब इन लोग को और देशों से सहमति जुटानी पड़ रही है। इसी बीच में आप देख रहे हो सब भारत का रुख कर रहे हैं, क्योंकि इकलौता भारत ही ऐसी महाशक्ति बची हुई है जिसका कोई भी पोलराइजेशन नहीं है आज के टाइम पर। ये एक बहुत बड़ी कूटनीति है। आप देखो कि आज के टाइम पर न रसिया कह सकता है खुल करके कि भारत मेरे ही साइड में है, यूक्रेन की साइड में नहीं है, ना यहाँ पर चाइना कह सकता है कि भारत मेरे ही साइड में है, बाकी देशों की साइड में नहीं है, अमेरिका के साइड में नहीं है, ना अमेरिका कह सकता है कि भारत मेरे ही साइड में है या रूस के साइड में या उधर नहीं है। तो भारत जो है संतुलन बनाकर लेकर चल रहा है। ऐसे ही यूरोपीय देश भी कोई ऐसा नहीं कह सकता कि भारत नहीं नहीं मेरे ही पक्ष में है ना। तो कोई विरोध भी नहीं है, कोई पक्ष भी नहीं है पूरा पूरा। तो अब ऐसे में यही भारत, और जबकि भारत कितनी बड़ी इकोनॉमी है, चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी अभी है, आगे चल कर तीसरी हो जाएगी, और दुनिया में सेनाओं में भी चौथी सबसे बड़ी सेना रखता है। इसके अलावा भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी है। तो अब सब यूरोपीय देशों को ना भारत का रुख करना पड़ रहा है। अब धीरे धीरे भारत का अब दौरा करना शुरू कर रहे हैं ये, ठीक है ना। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो अब भारत का दौरा कर रहे हैं। आप देखो अभी फेडरिक मर्ज आए हैं जो कि जर्मनी के चांसलर हैं। कुछ दिन बाद आने वाले हैं फ्रांस के भी, फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, वो आएंगे जब 114 राफेल की डील हो जाएगी, है ना। खैर, तो भारत यूरोपीय संबंधों में इंडो पैसिफिक क्षेत्र और यूक्रेन में चल रहे संघर्ष, इन सब पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और 29 अगस्त 1991 को ये बना था जर्मनी के बीमर में, इसीलिए इसे बीमर ट्रायंगल प्लस कहा जाता है, ठीक है। तो नाम बीमर कहाँ से पड़ा ये पूछा जाएगा तो ये बता देना। वैसे आज मकर संक्रांति कुछ लोग के यहाँ आज भी है, तो हमने तो कल ही विश कर दिया था, तो आज जिनके जिनके यहाँ आज है उनको भी मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति के अवसर पर आपको लोहरी कूपन कोड लगाने पर वही न्यू ईयर वाला ऑफर दिया जा रहा है जो अभी कुछ दिन पहले न्यू ईयर पर दिया गया था, यानी 80% तक का हमारे वीडियो कोर्सेज पर डिस्काउंट और 50% तक का ई बुक्स पर डिस्काउंट। तो देखिए इसके तहत संकल्प बैच आपका मात्र 119 में हो जाता है, जो कि 599 वाला बैच है, ठीक है। इसमें आपको करंट अफेयर स्टैटिक जीके 2025 का कंप्लीट मिलता है और इसमें सारी ई बुक्स भी आपको मिलती हैं। इसके अलावा ये सफलता बैच जो 1249 का है वो मात्र 249 का हो जाता है। तो आपके पास बेहतर अवसर है, लास्ट अवसर है, आज का दिन और है, क्योंकि कल से इसका मोस्ट प्रोबेबली ऑफर एंड हो जाएगा। तो अगर आप जीएस एक बार कंप्लीटली पढ़ना चाहते हो तो एक बार ये बैच ज्वाइन करो। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी ले सकते हो, या फिर आप एमजेटी ऐप से जाकर ये बैच ले सकते हो। इसके अलावा लास्ट 6 मंथ की ई बुक हो या ब्रह्मास्त्र ई बुक हो, ये सब भी आप ले सकते हो। बहुत लोग पूछते हैं ना कि कंटेंट क्या क्या है सर, डेमो दिखा दीजिए ई बुक का। तो ई बुक का डेमो देखो भाई, ये पीडीएफ में दिया जाता है रोज़ का रोज़, तो आप पीडीएफ पढ़ करके अच्छे से पढ़ सकते हो, रीडिंग लगा सकते हो क्या क्या इसमें है। और मैं आपको वीडियोज़ में भी दिखा देता हूँ किस प्रकार से यहाँ ग्राफिक्स, टेबल, चार्ट और सारा कुछ इंक्लूड किया गया है। ये डेमो पेज है, बीच बीच से कुछ कुछ पेज उठाए गए हैं। आपको ई बुक इसी प्रकार से देखने मिलने वाली है, ठीक है। A4 साइज़ में होगी तो आप अच्छे से प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो अपने कंफर्ट के अनुसार। बाकी सारी चीज़ें हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। केरल चुनाव आयोग ने अनिवासी, ये अनिवासी कर लीजिएगा, मिसप्रिंट हो गया है, अनिवासी भारतीय के सत्यापन के लिए कौन सा सिस्टम लॉन्च किया। जो अनिवासी भारतीय हैं, या कहें कि जो भारतीय ऐसे जो प्रवास कर जाते हैं, एनआरआई जिन्हें कहते हैं, जो एनआरआई जो नॉन रेजिडेंट इंडियन होते हैं, ऐसे वोटर्स के लिए केरल चुनाव आयोग ने एक सिस्टम लॉन्च किया है जिसको नाम दिया है ईरोनेट। क्या नाम दिया है? ईरोनेट इसको नाम दिया गया है। ये सी वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा, ईरोनेट, ठीक है। ये ऑप्शन ये केरल राज्य निर्वाचन आयोग ने, यानी केरल चुनाव आयोग ने, जो स्टेट वाला होता है, उसने शुरू किया है। ईरोनेट सिस्टम से क्या होगा? एनआरआई मतदाताओं का सत्यापन हो पाएगा। जैसे अभी वर्तमान में आप जान रहे हो एसआईआर चल रहा है, एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो एसआईआर के तहत गहन परीक्षण होता है, वेरिफिकेशन होता है, और ये 20-25 साल में एक बार होता है। लास्ट वाला 2003-4 में हुआ था, और अभी 2025 में शुरू हुआ है, 26 तक ये चल रहा है समझो। तो बहुत सारे राज्यों में, तो 12 राज्यों में दूसरे चरण के तहत हो गया, पहले चरण के तहत बिहार में हुआ था, अब अगले चरण में बाकी राज्यों में होगा। ऐसे में केरल के चुनाव आयोग ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जो बहुत सारे एनआरआईज रहते हैं ना, जो नॉन रेजिडेंट इंडियन रहते हैं, उनका भी सत्यापन जिससे हो सके, तो ऑनलाइन ही हो सके, इसके लिए इन्होंने ये ईरोनेट सिस्टम शुरू किया है। ओके, तो केरल वापस आकर सत्यापन का शामिल होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लोग वहीं से जहाँ पर हैं वहाँ से सत्यापन कर सकेंगे। अब इंटरेस्टिंग बात यही है, जब वो सत्यापन करवाने नहीं आ रहे हैं तो क्या वो वोट डालने आएंगे जब चुनाव होगा? तो
खैर केरल आपको यहाँ पर दिख रहा है, केरल दक्षिण भारत का राज्य है। पिनराई विजयन यहाँ के सीएम हैं सीपीआईएम पार्टी से। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यहाँ के गवर्नर हैं। वेपनाड कायल झील है यहाँ पर। इसके अलावा साइलेंट वैली नेशनल पार्क बहुत पूछा जाता है यहाँ से। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य है, पेरियार झील भी यहाँ पर। इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य है। पलक्कर दर्रा है, पाल घाट दर्रा है, पाल घाट यहाँ पर है। इसके अलावा 14 जिले हैं, 140 विधानसभा में सीटें, 20 लोकसभा में और 19 सीट यहाँ से राज्यसभा में जाती है। कथकली यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम, कालीअट्टम भी यहाँ पर नृत्य होते हैं। तिरुवनंतपुरम राजधानी है, राजधानी भी याद रखना। अगला, भारत और जर्मनी के बीच हाल ही में हुई समझौते के तहत जर्मनी ने हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कितनी राशि देने का वादा किया है। अब देखिए ये इंटरेस्टिंग है। भारत जर्मनी से मदद ले रहा है, जर्मनी भारत की मदद कर रहा है हरित ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ाने के लिए। भारत ने कितना देगा मदद? 1.24 बिलियन यूरो। मतलब आप समझो कि जैसे डॉलर होता है, तो डॉलर तो आज के टाइम पर 90 रुपये चल रहा है, यूरो 105 रुपये चल रहा है, मतलब डॉलर से भी ज़्यादा है। तो ये 1.24 अरब यूरो है। डॉलर में तो और ज़्यादा इसकी राशि पहुंच जाएगी। तो इतना जर्मनी मदद करेगा इंडिया पर। अब हंसी क्यों आई मुझे? कारण ये है कि देखिए, अगर यही फंड अगर अमेरिका कहता भारत को देने को तो चलता, अगर चाइना कहता तब भी एक प्रकार से सोचा जा सकता था। जर्मनी कह रहा है देने को। जर्मनी है तीसरी इकोनॉमी सबसे बड़ी, भारत है चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी। भारत और जर्मनी की इकोनॉमी के एक बीच में गैप जो है 0 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन डॉलर का है। मतलब आप समझो कि भारत की भी जो इकोनॉमी है वो 4 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन डॉलर की है, और जर्मनी की भी इकोनॉमी 4 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन डॉलर की है। समथिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि घटता बढ़ता रहता है। बाकी चाइना की जो है वो 17 से 19 ट्रिलियन डॉलर के आसपास में इकोनॉमी है। यूएसए की 29 से लेकर अब तो ट्रंप महोदय आ गए हैं तो बढ़ा ही रहे हैं, 29, 30, 31, 32 चल रहा है। तो अब सोचो जिसकी आसपास में बिल्कुल है इकोनॉमी बराबर बराबर, वो तीसरा वाला नंबर वाला चौथे वाले नंबर वाले को दे रहा है 1.24 बिलियन यूरो, और वो भी इंडिया में हरित चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, है ना। मतलब वो सहयोग कर रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ जैसे कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा हो उसमें प्रॉफिट आना हो, ऐसा कुछ नहीं। ये हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए इतना ये देगा। इसके लिए 19 समझौते ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर हुए हैं, 8 बड़ी घोषणाएं हुई हैं। भारत का जो नेट जीरो प्रयास होने का लक्ष्य रखा गया है उसको मजबूती मिलेगी। भारत ने नेट जीरो एमिशन होने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2070 तक। याद रखना, भारत 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन वाला बनेगा। अब देखो, नेट जीरो और जीरो एमिशन दोनों में अंतर होता है। जीरो एमिशन मतलब कि हम कुछ ऐसा एमिशन करेंगे ही नहीं जिसमें कार्बन का यानी CO2 का एमिशन हो, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर की बात होती है। और नेट जीरो का मतलब ये होता है कि हम जितना एमिशन करेंगे ना कार्बन डाइऑक्साइड का, उतना उसको ऑब्जर्व करने का भी कोई ना कोई सिस्टम लगाएंगे कि जितना एमिशन हो रहा होगा उतना ही हम लोग उसको एब्जॉर्व कर ले रहे होंगे, है ना। तो नेट जीरो एमिशन हम लोग 2070 पहुंचेंगे। जीरो एमिशन तो पता नहीं कब पहुंचेंगे। जीरो एमिशन का मतलब कि हर चीज़, ईंट भट्टा वगैरह सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से हो, है ना। तो भट्टे का जो निकलेगा चिमनियों से धुआं, वो धुआं ही ना निकले बिल्कुल, वो भी इलेक्ट्रिक से ईंटें पके। तो ये सब देखो कब होता है। खैर फिलहाल ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। फेडरिक मर्ज जो कि जर्मनी के चांसलर हैं, वो भारत की यात्रा पर थे अभी, तो उन्होंने ये बड़ी बड़ी डील की हुई है। जर्मनी यहाँ पर आपको दिखेगा, और बाकी चीज़ें मैं आपको समझाता ही रहता हूँ। अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं MJT करंट अफेयर के, तो आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि इसको परसों मैंने बताया था, ये पॉइंट कल बताया मैंने, ये पॉइंट आज बता दे रहा हूँ। तो जब आप उस सब को कंपाइल करोगे एक साथ ना, तो आपके अंदर एक अच्छी समझ, एक अच्छी स्टोरी विकसित हो जाएगी। ठीक है। बाकी और वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझना है तो आप MJT एजुकेशन का जो मेन वाला चैनल है उसको भी फॉलो किया कीजिए, उस पर भी आपको ढेर सारी वीडियोज़ मिलती रहती हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने ये चैनल अलग कर दिया, पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये बिल्कुल अलग हो गया, और जियो पॉलिटिक्स के लिए वो वाला चैनल, ठीक है, मेन वाला चैनल। अगला, जिससे आपको डिस्टर्बेंस ना हो, दुबई में आयोजित 1 बिलियन फॉलोअर समिट, 1 बिलियन फॉलोअर समिट हुआ। इसमें $1 मिलियन का एक अवार्ड दिया गया, AI फिल्म अवार्ड। तो ये AI फिल्म अवार्ड किसने जीता? ये अवार्ड जीत लिया जुबेर जलासी ने। जुबेर जलासी ट्यूनेशिया के हैं, ट्यूनेशिया एक कंट्री है उसके हैं, और इन्होंने लिली नाम की एक फ़िल्म बनाई थी जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फिल्म थी। तो इसीलिए AI को ही लेकर के जो फिल्म बना था उसके लिए अवार्ड मिला था। तो बेस्ट AI फिल्म का अवार्ड इनको मिला है, और इस समिट का नाम था 1 बिलियन फॉलोअर समिट। और इस अवार्ड जो इनको मिला है उसकी प्राइज मनी थी $1 मिलियन। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज आपको नहीं होना है। नाम क्या था फिल्म का? लिली।
लील नाम की एक फिल्म थी। अब इसको गूगल जेमिनाई ने आयोजित किया था, है ना, और 3500 से ज़्यादा फिल्मों ने भाग लिया था। तो मतलब एआई का यूज करना, इसमें यूआई की यूज से फिल्म बनाना यह अनिवार्य था। कम से कम 70% जनरेटिव एआई टूल्स का यूज करना था। आप जानते हो एमजेटी एजुकेशन भी खूब एआई का यूज़ करता है भरपूर। थंबनेल हो, पीपीटी हो या बाकी चीज़ों में खूब यूज़ करते हैं हम लोग। आप लोग को भी सिखाएंगे, बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप एआई नहीं सीखते हो तो आप दुनिया में पीछे छूट जाओगे। आप एक मजदूर से, जो ये मिट्टी ढोने वाले मजदूर होते हैं ना, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं रह जाओगे। कितना भी डिग्री बटोर लो, कितना भी ये सब कर लो, कोई मतलब नहीं रहेगा अगर आप एआई को आज अडॉप्ट नहीं करते हो तो। ये बात याद रखना, आगे आने वाले 2-4 सालों में आपको समझ में आने लगेगा। अगला, वर्ष 2026 का इसरो का पहला मिशन जो 16 सैटेलाइट लेकर उड़ा था, उसका क्या नाम था, जो अभी विफल हो गया। तो इसरो ने 2026 में पहला मिशन लॉन्च किया और वो फेल्ड रहा, ठीक पिछली बार के मिशन की तरह। इस बार के मिशन का नाम था PSLV-C62। तो मतलब ये रॉकेट का नाम है PSLV-C62। ये रॉकेट लॉन्च किया गया था और इसने थर्ड स्टेज में जा कर के कुछ दिक्कतें महसूस की और एक प्रकार से उसका जो पाथ डिसाइड किया गया था वो पाथ को फॉलो ना कर सका, इधर उधर हो गया लास्ट स्टेज में जा कर के। तो ये 2026 का पहला मिशन था और फेल हुआ। PSLV-C62 था। इससे पहले वाला जो मिशन था ना, वो भी फेल हुआ था। मतलब 2 लगातार मिशन फेल हुए और इससे हो गई है दिक्कत। अब अफरा तफरी मच गई, थोड़ा कॉन्फिडेंस में भी कमी आई है। तो C61 भी जो था वो भी फेल हुआ, अब C62 भी फेल हो गया है। खैर, ये 16 सैटेलाइट लेकर के जा रहा था और इसमें कई देशों के भी सैटेलाइट थे, जैसे स्पेन के, ब्राज़ील के और भी अलग अलग देशों के थे। भारत का भी था। भारत का DRDO का सबसे मेन वाला था, EOS-N1 अन्वेषा जिसको नाम दिया गया था। और ये मिलिट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता, मतलब एक ऊपर अपनी पैनी नज़र होती, भारत को रियल टाइम की डेटा प्रोवाइड करता भारतीय सेनाओं को। लेकिन ये फेल हो गया मिशन, तो सब कुछ धरा का धरा रह गया। और मुझे तो इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ साजिश नज़र आती है, क्योंकि ये वाला जो सैटेलाइट था ना DRDO का, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था इस चीज़ के लिए, अभी के समय के लिए। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में नहीं बोल रहा हूँ, हो जाता है, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं और होते आए हैं। मतलब इतिहास भी रहा है, साइंटिस्ट को कंप्रोमाइज़ कर दिया जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि लास्ट टाइम स्टेज में या फाइनल स्टेज में कुछ ना कुछ छोटा मोटा ग्लिच आ जाएगा। तो उससे क्या होता है, डिले हो जाता है और कई कई बार तो भारत के साइंटिस्ट को ही फंसा दिया जाता है, उन पर भी कोई ना कोई ऐसा साजिश या डेटा लीक करने का इल्ज़ाम वगैरह लगा दिया जाता है। तो ये सब किया जाता है जिससे उनका जो स्पेस मिशन है वो प्रोग्राम डिले हो जाए। भारत ने भी ऐसे ही नंबी नारायण को आपने सुना भी होगा, उनके ऊपर एक मूवी बनी है रॉकेटरी, आप देखिएगा। तो उसमें भी यही हुआ था, उनके साथ कॉन्स्पिरेसी हुई थी। बेचारों को बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वो दी, बाइज्जत बरी किया। तो हो जाता है। PSLV-C62, ये नाम याद रखना। फिलहाल C61 भी फेल हुआ था, ये भी फेल हुआ है। इसरो के बारे में अगर बात करें तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। विक्रम साराभाई जी इसके संस्थापक थे, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। डॉक्टर वी नारायणन इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में और लगभग 40 वर्ष का इनके पास अनुभव है। खैर, भारत ने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं इसरो ने, और भारत के साइंटिस्टों ने देश को हमेशा गौरवान्वित किया हुआ है इसरो की मदद से। भारतीय डाक ने त्वरित वितरण सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में कौन सी 2 नई सेवाएं शुरू की है। तो इंडियन पोस्ट ने ना 2 नई वितरण सुनिश्चित करने वाली सेवाएं शुरू की हैं, स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48। अब नाम से ही स्पष्ट है, आपको समझ में आ गया होगा। स्पीड पोस्ट 24 का मतलब 24 घंटे में डिलीवरी, स्पीड पोस्ट 48 मतलब 48 घंटे में डिलीवरी। आप ऐसा समझो इसको कि ये वैसे ही है जैसे अमेज़न प्राइम वगैरह आप देखते हो, फ्लिपकार्ट वगैरह का, कि वो लोग भी कुछ ऐसे प्राइम मेंबर्स जो होते हैं उनको क्विक डिलीवरी या 1 डे डिलीवरी, 2 डे डिलीवरी करते हैं। ऐसे ही भारतीय डाक करेगा। भारतीय डाक ना वाकई में पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, बहुत तेज़ी से, और सेवाएं भी बेहतर दे रहा है। हम लोग भी अक्सर चीज़ें भेजते रहते हैं तो इंडिया पोस्ट का इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी अच्छा बेहतर सुविधाएं दे रहा है अब। और अब जब स्पीड पोस्ट 24 और 48 लॉन्च हुआ है, तो भले से इसका थोड़ा सा चार्ज ज़्यादा होगा, लेकिन 24 से 48 घंटे में ये डिलीवरी कर देगा। तो भाई, जब अमेज़न फ्लिपकार्ट वगैरह कर ले रहे हैं, जो कि अभी नए नए 2 4 10 साल 20 साल से आए हुए कंपनी हैं, तो भारतीय डाक की तो स्थापना कब हुई थी, 1853-54 से हुई थी। तो इस टाइम से शुरू हुआ है भारतीय डाक, जिसका हर एक गांव गांव में, मतलब अमेज़न फ्लिपकार्ट से भी जहाँ पर अपनी पुस्तक नहीं पहुँच पाती थी, वहाँ पर मैं पोस्ट से कुरियर करवाता था अलग से। जैसे बहुत सारे, जब जम्मू कश्मीर से कुछ ऐसे आ जाते थे, कुछ ऐसे एरिया से, कुछ कुछ उत्तराखंड के ऐसे एरिया हैं जहाँ के स्टूडेंट्स हैं अपने, तो वो जब मंगाते थे तो उन तक
अमेज़न फ्लिपकार्ट की डिलीवरी नहीं होती, वो लोग खुद बताते थे। ऐसे लोगों के पास हम लोग इंडिया पोस्ट से डिलीवरी करवाते थे, वहाँ से जाकर कुरियर कराते थे। अगर ये 24 घंटे और 48 घंटे वाला बढ़िया से ये लोग प्रमोट कर ले गए ना, तो अमेज़न फ्लिपकार्ट वालों को अच्छा खासा टक्कर मिलेगा। चलिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो महंगी सामान है, उसको जल्दी डिलीवर करना होता है। अगर वो कंपनी वाला अगर इंडिया पोस्ट से साझेदारी करके वो चीज़ तुरंत डिलीवरी करने लगा, तो अमेज़न फ्लिपकार्ट पर लिस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी और प्रीमियम सामान बेच सकेगा। बीच में अमेज़न फ्लिपकार्ट को देने वाला कट बच जाएगा। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को किस देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया? तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये वेनेजुएला पर तो अब मतलब उनके राष्ट्रपति को उठा ही ले गए। अब उनका वेनेजुएला का खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिए हैं, कार्यवाहक टाइप का, मतलब एक्टिंग प्रेसिडेंट है। लेकिन आप कहोगे कि अभी सर कुछ दिन पहले ही आपने तो वहाँ पर दूसरा अंतरिम राष्ट्रपति बताया था, डेल्सी रोड्रिगेज को। बिल्कुल बताया था। डेल्सी रोड्रिगेज तो वहाँ के उपराष्ट्रपति थी और वो अपने आप को राष्ट्रपति बताई। मतलब जब भी कोई उपराष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति गायब हुआ, कुछ हुआ, तो उपराष्ट्रपति ही बन जाता है अंतरिम, जब तक नया चुनाव ना हो। तो इस हिसाब से तो वहाँ के नियम कानून के हिसाब से तो डेल्सी रोड्रिगेज बनी। लेकिन राष्ट्रपति को जिसने उठाया है, जिस बंदे ने, वो जो जो ये दावा कर रहा है कि हम वेनेजुएला पर कब्जा करेंगे, उसके तेल आयल डिपो पर सब पर कब्जा करेंगे, तो वो खुद को राष्ट्रपति घोषित कर लिया, एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित कर लिया वेनेजुएला का। उनका ये कहना है कि हम वहाँ पर रिजीम पूरी तरीके से चेंज करेंगे। मतलब जो गवर्नमेंट है अभी भी सब सत्ता में है, क्योंकि राष्ट्रपति को केवल उठाया है ना, बाकी गवर्नमेंट तो है ही। तो वो जो सत्ता है उस सबको परिवर्तन करेंगे, अपने अनुसार बैठाएंगे। जब तक नहीं बिठाएंगे तब तक हम ही रहेंगे कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो ये कहना है ट्रंप का। वेनेजुएला तो आप जानते हो मैप में कहाँ पर है, यहाँ पर है वेनेजुएला। ठीक है, पिछले कई दिनों से लगातार चर्चे में रहा है। और ये ग्रीनलैंड है, अब अगली बारी इसकी है, इस पर भी मैं आपको एक वीडियो दूंगा। अभी हाल ही में यूएसए की संसद में ग्रीनलैंड को लेने के लिए, यूएसए में शामिल करने के लिए, ये कहें 51वां स्टेट बनाने के लिए एक बिल लाया गया है। वो बिल क्या है, कैसा है, किस प्रकार से ग्रीनलैंड को लिया जाएगा संवैधानिक तौर से, इसको मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो मेन वाले चैनल पर आएगी, आज आ जाएगी। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल वेनेजुएला की बात करें अगर, तो इसकी जो राजधानी होती है वो होती है कराकस, राजधानी पूछी जाएगी। और मुद्रा याद रखना बोलीवर। ये दोनों इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि वहाँ के राष्ट्रपति अभी कैदी बने हैं। राष्ट्रपति का नाम ऑब्वियस सी बात है, वो तो पूछा ही जाएगा, निकोलस मादुरो। अगला, किस देश ने ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25% का टैरिफ लगाने की घोषणा की? तो ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाएगा अमेरिका। अब इससे भारत जैसे देशों को और ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। भारत पर आप जानते ही हो, वैसे ही 25% पहले रेसिप्रोकल टैरिफ लगा था, फिर 25% रसिया से हम लोग ऑयल लेते थे इसलिए पेनाल्टी लगी थी। अब 25% का ईरान से लेने पर पेनाल्टी लगेगी। मतलब कुल हो जाएगा इंडिया के ऊपर 75% टैरिफ। तो ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया है। मैंने ये वीडियो बना करके आपको दी थी उसी टाइम पर और अच्छे से समझाया था इसमें। तो ट्रंप ने ये जो टैरिफ लगाया है ना, इससे भारत पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, और भी जो देश जो ईरान से बड़ी मात्रा में व्यापार करते हैं उनको इफेक्ट पड़ेगा। जैसे जैसे चाइना हो गया, जैसे रसिया हो गया। रसिया तो खैर उससे कोई मतलब ही नहीं है अमेरिका से, लेकिन जैसे यूएई हो गया, जैसे तुर्की हो गया, इन देशों पर भी भारी यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सब व्यापारिक संबंध रखते हैं ईरान से और इन सब पर गहरा असर पड़ने वाला है। भारत पे भी पड़ेगा। भारत 61% अपना चावल निर्यात केवल ईरान में करता है। सोचो, टोटल जितना भारत का चावल बेचा जाता है उसमें से 61% चावल ईरान अकेले खरीदता है। वैसे में भारत को तो बड़ा झटका फिर से लगेगा। चाय बेचता है, चीनी, दवाइयाँ, मानव निर्मित रेसे, विद्युत मशीनरी, फल, सब्जियाँ, ये सब भी भारत से जाती हैं। और हम लोग मेवा, जैविक, कार्बनिक रसायन, कांच उत्पाद, ये सब खरीदते हैं रासान ईरान से। ठीक है, अगला, पंजाब सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्रों को निःशुल्क कोचिंग देने हेतु किस मिशन की शुरुआत की? तो पंजाब सरकार ने शुरू किया है मिशन प्रगति। ये क्या करेगा? ये प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट होते हैं उनको फ्री कोचिंग देगा। ये योजना ठीक वैसे ही है जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने अभ्युदय कोचिंग योजना शुरू की थी। अभ्युदय याद है, ये यूपी की है, इसको भी ध्यान रखना। अभ्युदय और मिशन प्रगति शुरू किया है पंजाब राज्य सरकार ने। ठीक है, छात्रों को जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनको मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। लेकिन अभ्युदय की भी बहुत सारी शिकायतें भी सुनने को मिलती है कि मतलब जो टीचर रखे गए हैं वो ढंग से पढ़ाते नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। खैर, इसमें एसएसबी, पुलिस, सशस्त्र बल आदि भर्ती परीक्षाओं की तैयारियां कराई जाएगी मिशन प्रगति में। लगभग 40 छात्रों का बैच पहली बार शामिल किया गया है।
अभ्युदय की अगर बात करें तो अभ्युदय तो ये तो बहुत बड़े लेवल पर हो चुका है, उत्तर प्रदेश के हर जिले में खोले जाने की ये बातचीत चल रही है और खोले भी जा रहे हैं। देखना होगा कि मिशन प्रगति कितना ज़्यादा सक्सेस होता है। आप में से अगर है कोई पंजाब का तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा और लोहरी का आप फ़ायदा उठाइए। मकर संक्रांति का लोहरी कूपन कोड यूज़ करके LOHARI ये कूपन कोड यूज़ करना है, जिससे आपको ई बुक्स पर 50% और हमारे वीडियो कोर्सेज पर 80% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है ना। कल मैंने पूछा था Cloud9 सरपेल आकाशगंगा जो है ये किसके पास स्थित है, तो मेसियर 94 के पास स्थित है। ये कल की वीडियो में दिखाया गया था डॉक्यूमेंट, जो अगर आपने PDF पढ़ा होगा तो आपने इसका आंसर ज़रूर किया होगा। ICJS 2.0 रैंकिंग में 93.4 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर कौन रहा? तो क्रिमिनल जस्टिस सेटलमेंट में हरियाणा पुलिस दूसरे पर रही थी, पहले पर रही थी कौन? असम पुलिस। आज आपको क्या बताना है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? इसके अलावा मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? इसे गुवाहाटी हाई कोर्ट से कब अलग किया गया था? तो दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल से जरूर आंसर करने का प्रयास करना। बाकी आप हमारा संकल्प बैच और GS सफलता बैच ले सकते हो। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।